गुड मॉर्निंग। आज हम ईथर बनाने की विधियां कराएंगे। सबसे पहले है प्रयोगशाला विधि। हालांकि कल हमने इसका समीकरण बताया था, फिर दोबारा और बता देता हूं कि जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और एथिल अल्कोहल को गर्म करते हैं तो 373 केल्विन पर एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है, जो एथेनॉल के आधिक्य में 413 केल्विन पर ईथर में परिवर्तित हो जाता है। समीकरण है, फिर दोबारा बताता हूँ। अल्कोहल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया 373 पर एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनाती है। तापमापी लगा हुआ है और अधिक गर्म करते हैं और एथेनॉल मिलाते हैं तो 413 केल्विन पर ईथर प्राप्त होती है और उत्पाद के रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल भी। एक बात याद रखना कि सल्फ्यूरिक अम्ल पुनः प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब है एक बार सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा ले लें, बार बार ज़रूरत नहीं है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके दो कारण हैं। नंबर एक, एथेनॉल से जब ईथर बनता है जल का निष्कासन होता है, तो उससे जल का निष्कासन होता है, जिससे सल्फ्यूरिक अम्ल क्या हो जाता है, डाइल्यूट यानी कि तनु हो जाता है। दूसरा, कुछ अल्कोहल के ऑक्सीकरण में सल्फ्यूरिक अम्ल क्रिया करता है, SO2 में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए समय समय पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाना पड़ता है। उसके बाद में उपकरण का नामांकित चित्र बोर्ड में केवल डायग्राम में आता है। ये इसका डायग्राम है, ध्यान से बनाएंगे तो एक नंबर का होता है। ये विधि नहीं पूछते हैं, लेकिन अशुद्धियों के नाम और शोधन पूछ सकते हैं। पहला हो गया उपकरण का, पहला हो गया समीकरण, दूसरा उपकरण का नामांकित चित्र, तीसरा अशुद्धियाँ और उनको दूर करना। प्रयोगशाला में प्राप्त ईथर में 3 अशुद्धियाँ होती है, जल, एथेनॉल और SO2। इन्हें दूर करने के लिए ईथर को एक पृथक में लेकर NaOH का विलयन मिलाते हैं, तो NaOH क्या करता है, SO2 गैस को अवशोषित कर लेता है। यानी कि ईथरीय विलयन को पृथक में लेकर NaOH से मिलाया जाता है, इससे SO2 गैस पृथक वो घुल जाती है और एक लवण बनता है, इसे हम अलग कर लेते हैं। दोस्ता बन जाती है, एक लवण है ईथर, ऊपर से निथार कर इसको ईथर को अलग कर लेते हैं। ईथर में नमी और अल्कोहल बच जाता है। इन्हें दूर करने के लिए निर्जल CaCl2 ये क्या करता है, अल्कोहल से क्रिया करके क्रिस्टलीय बना देता है और जल को भी सोख लेता है। ये दोनों अशुद्धियाँ CaCl2 के द्वारा पृथक हो जाती है। इस प्रकार ईथर में विद्यमान अशुद्धियों को हटा दिया जाता है। दूसरी विधि है औद्योगिक विधि। ईथर बनाने की औद्योगिक विधि, इसका सिद्धांत वही है। औद्योगिक विधि में ही यही दोनों अभिक्रियाएं आ जाएगी, केवल इसमें एक रेखीय डायग्राम है, वो आप किताब में बना लेंगे। वो सिर्फ रेखीय डायग्राम ही है, उसको वैसे तो उसकी इम्पोर्टेंस नहीं है, फिर भी दोनों अभिक्रियाएं और उसका जो एक औद्योगिक उपकरण है वो केवल लाइनों के द्वारा दर्शाया गया है, उसको आप बना लेंगे। ये थी औद्योगिक विधि। एथेनॉल, तीसरी विधि, एथेनॉल को एल्यूमिना की प्रेजेंस में गर्म करते हैं तो ईथर प्राप्त होती है। चौथी विधि, विलियमसन ईथरीकरण। पहली थी विलियमसन सतत, ये विलियमसन ईथरीकरण।
इसमें भी सरल और मिश्रित दोनों प्रकार के एथर बनते हैं। जब एल्किल एलाइड और सोडियम एल्कोक्साइड को गर्म करते हैं तो ईथर की प्राप्ति होती है। इसमें हो जाएगी RX प्लस NaOR, गर्म करेंगे ROR प्लस NaX, जैसे CH3Cl प्लस NaOC2H5, तो CH3OC2H5 प्लस NaCl। ये इसमें दोनों ही प्रकार के एथर बनते हैं। एक बात का ध्यान रखना है, यदि आइसो एल या तृतीयक ब्यूटिल या आइसो एलाइड है वो लेते हैं तो इसमें ईथर के बजाय एल्कीन बनती है, और जबकि नॉर्मल एल्किल हैलाइड लेते हैं और आइसो सोडियम एथोक्साइड लेते हैं तो ईथर की प्राप्ति होती है। एक ध्यान देने की बात है, यहाँ बोर्ड में आ भी जाता है, विलियमसन ईथरीकरण में ईथर और एल्कीन दोनों ही बनती है। उसमें शर्त है ईथर की प्राप्ति के लिए नॉर्मल एल्किल हैलाइड लेते हैं और नियोब्यूटिल एल्कोक्साइड या सोडियम एथोक्साइड, जबकि ईथर एल्कीन की प्राप्ति के लिए तृतीयक ब्यूटिल हैलाइड और सोडियम एथोक्साइड का उपयोग करते हैं। देखिए ऐसे C2H5Br प्लस NaO, यहाँ तो क्या बनता है ईथर, यदि यहाँ हम ले लें तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड और यहाँ सोडियम एथॉक्साइड, तब यहाँ क्या प्राप्त होती है, एल्कीन। यानी कि इसमें एल्कीन की प्राप्ति होती है। तो उसके बाद में है एल्किल हैलाइड और शुष्क सिल्वर ऑक्साइड, यानी कि RX प्लस Ag2O। शुष्क सिल्वर ऑक्साइड को एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करते हैं तो ईथर की प्राप्ति होती है। तो चौथी विधि ये होगी और पांचवी ये। ईथर की ये 5 विधियाँ थी, 5 में एक प्रयोगशाला विधि, एक औद्योगिक विधि और 3 सामान्य विधि। इसके बाद आता है ईथर के भौतिक गुण। तो यह एक रंगहीन मीठी गंध वाला द्रव है, अत्यंत ज्वलनशील, कार्बनिक ब्लैक एथिल अल्कोहल बेंजीन एसीटोन में विलय होता है। इसकी वाष्प सूंघने पर बेहोशी आ जाती, इसीलिए छोटे मोटे ऑपरेशन के लिए ईथर को सूंघाया जाता है, जिससे कुछ समय के लिए बेहोशी आ जाती है, इसलिए इसका उपयोग बेहोशी के लिए किया जाता है। अब आता है ईथर की संरचना। आपके पाठ्यक्रम में एक ही है, डाई एथिल ईथर की संरचना। इस एक नंबर का आ जाता है। इसमें ही 2-3 बातें याद रखेंगे। एक तो इसमें कार्बन का संकरण, पहला इसमें संकरण sp3 होता है। दूसरा बंध कोण 110 डिग्री होता है।
इसका अब कारण आ जाता है, होना चाहिए 109 डिग्री, लेकिन इसमें 2 एल्किल समूह होते हैं और इस पर 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, O पर 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। इस कारण एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म में प्रतिकर्षण और एल्किल समूह प्रतिकर्षण के कारण बंध कोण है वो 110 हो जाता है और इसकी जो आकृति है वो क्या बन जाती है, एक कोणीय संरचना। आकृति क्या होगी, कोणीय संरचना। जैसे कि आपको दिखाई देते हैं अभी, ये OCH2 CH3 और यहाँ 110 डिग्री CH2 C2H5। तो द्विध्रुव संरचना होती है इसकी, इसका द्विया गुण 1.3D होता है। तो ये था इसकी संरचना। तो पूछ लेते हैं इसके बारे में। एक तो इसकी संरचना में संकलन sp3 कोणीय संरचना होगी, बंध कोण 110, कारण एल्किल समूहों में अधिक प्रतिकर्षण। इथर के रासायनिक गुणों को हम 4 वर्गों में बांटते हैं। यानी इथर 4 प्रकार की रासायनिक क्रियाएं देती है। कौन कौन सी? एल्किल समूह की प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, इथर में उपस्थित ऑक्सीजन परमाणु पर उपस्थित एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण क्रियाएं, सी बॉन्ड ओ बंध विखंडन की क्रियाएं और अन्य क्रियाएं। पहला है एल्किल समूह की रासायनिक गुण। तो पहला है एल्किल समूह की प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसमें केवल एक क्रिया वो है एलोजनीकरण, क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ। और ये 2 शर्तों में होती है। इसमें एक ही क्रिया है वो है एलोजनीकरण। ये ही 2 शर्तों में होती है। एक होती है अंधेरे में यानी कि कम ताप पर, और एक होती है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो जब इथर क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ अंधेरे में क्रिया कराई जाती है तो डाई एथिल ईथर यानी डाई हेलो ईथर यानी कि डाई क्लोरो या डाई ब्रोमो ईथर बनता है। यानी अल्फा अल्फा डैश, यानी ऑक्सीजन के दोनों पास वाले कार्बन में एक एक हाइड्रोजन का हेलोजन के द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है और डाई हेलो ईथर की प्राप्ति होती है। जैसे प्लस Cl2, यहाँ लिखेंगे इन डार्क अंधेरे में। इसमें CH3 CHCl OCHCl CH3 प्लस 2HCl, यानी अल्फा अल्फा डैश डाई क्लोरो ईथर। और दूसरी, प्रकाश की उपस्थिति में यदि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति क्रिया कराई जाए पर क्लोरो ईथर यानी कि ईथर के सारे
हाइड्रोजन परमाणुओं का इन लाइट CCl3 CCl2 CCl2 CCl3 प्लस 10 HCl। अगर लेते हैं ब्रोमीन तो यहाँ ब्रोमो आ जाएगा। तो हैलोजनीकरण में इसकी दो क्रिया है, एक अंधेरे में और एक सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। दूसरा आता है इथर क्रियात्मक समूह के ऑक्सीजन परमाणु की अभिक्रिया, यानी इथर एक लुईस क्षार की भांति व्यवहार करती है। क्यों करती है? जैसे आपको बताया गया अमोनिया लुईस क्षार है, एमीन क्षार है। कारण है कि एमीन और अमोनिया की भांति इथर में भी ऑक्सीजन पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है और जो आसानी से प्रदान कर दिया जाता है। इथर भी लुईस क्षार की भांति व्यवहार करती है। इसमें नंबर 2 आ जाएगा इथर लुईस क्षार की भांति व्यवहार करती है। तो यानी कि इसमें इथर में O पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म की अभिक्रियाएं हैं। तो इसमें पहली क्रिया है वायु के साथ। तो वायु में ही 2 शर्तों में क्रिया होती है। एक तो क्या, यदि इथर को वायु में कुछ समय के लिए खुला छोड़ दें तो वायु की ऑक्सीजन से क्रिया कर इथर पेरोक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। जैसे एयर वायु इथर पेरोक्साइड। इसमें खास बात यह है और बोर्ड में पूछी भी जाती है कि यदि इथर को लंबे समय तक वायु में खुला छोड़ दें, या हफ्ता या 10 दिन 15 दिन खुला छोड़ दें, तो इथर का स्वतः ऑक्सीकरण हो जाता है और 1 एथोक्सी एथिल हाइड्रोपेरोक्साइड 1 एथोक्सी एथिल हाइड्रोपेरोक्साइड यौगिक बनता है, जो कि अत्यंत विषैला होता है, विस्फोटक प्रकृति का होता है। यही कारण है कि लंबे समय तक इथर को वायु में खुला रखने पर उसको बाद में उपयोग में लाना नहीं चाहिए। इसकी समीकरण देखिए, CH3 CH2O CH2 CH3 प्लस O2। इससे CH3 CHO CH3OOH ये बन गया 1 एथोक्सी एथिल हाइड्रोपेरोक्साइड, एक विस्फोटक प्रकृति का पदार्थ है। तो ये था पहला क्रिया, कौन सी? वायु के साथ। इसमें 2 क्रियाएं, एक तो कुछ समय के लिए इथर को वायु में खुला छोड़ दें, इथर पेरोक्साइड बनता है जो विस्फोटक नहीं होता है। लेकिन कई दिनों तक, सप्ताह, महीने, 20 दिन इथर को छोड़ देते हैं तो स्वतः ऑक्सीकरण के द्वारा एक विस्फोटक पदार्थ का निर्माण होता है। ऑक्सोनियम लवण आ जाता है कि ऑक्सोनियम लवण क्या होता है? ऐसे यौगिक जो इथर और अकार्बनिक अम्ल या लुईस अम्ल की क्रिया से बनते हैं उन्हें ऑक्सोनियम लवण कहते हैं। जैसे इथर को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब गर्म करते हैं तो ऑक्सोनियम लवण
ईथर हाइड्रोजन क्लोराइड प्राप्त होता है। इसी प्रकार बोरोन ट्राइफ्लोराइड इस प्रकार के बोरोन ट्राइफ्लोराइड ईथर बनते हैं, इन्हें ऑक्सोनियम लवण कहते हैं। तीसरी क्रिया आती है सी बॉन्ड ओ बंध विघटन अभिक्रिया। पहली क्रिया थी एल्किल समूह की, दूसरी क्रिया थी ईथर के क्रियात्मक समूह ओ की क्रियाएं, तीसरा सी बॉन्ड आबंध विखंडन के कारण। तो सी बॉन्ड ओ विखंडन के कारण भी कुछ क्रियाएं हैं। वो पहला है हाइड्रोजन हैलाइड, सी बॉन्ड ओ आबंध, क्या हुआ नहीं क्या, आबंध विखंडन के कारण। और ईथर में सी बॉन्ड ओ आबंध विखंडन के कारण अभिक्रिया पहला है हैलोजन अम्ल HX। इसमें जैसे HBr HCl HI, इसमें दोनों क्रियाएं HI के साथ है। दो क्रियाएं हैं, एक तो है दोनों का अनुपात समान लेते हैं कि जब हाइड्रोजन हैलाइड और ईथर को समान मात्रा में लिया जाता है तो एक अणु एल्किल हैलाइड और एक अणु एल्कोहल की प्राप्ति होती है। ROR प्लस HI, इसमें ROH प्लस RI। अब इसमें क्या, यदि HI की अधिक्य और गर्म करते हैं तो केवल एल्किल हैलाइड ही प्राप्त होता है। केवल एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। ये दो क्रियाएं इसमें दिया होगा, कौन सी क्रिया बोर्ड पूछते हैं। अगर समान अनुपात है, कम ताप है, तो एक अणु एल्कोहल एक अणु एल्किल हैलाइड। यदि HI की मात्रा अधिक है तो या अधिक ताप है तो क्या प्राप्त होता है, अधिक केवल एक दो अणु हैलाइड के होते हैं। इसमें इनकी जो अम्ल है इनकी क्रियाशील कर्म आ जाता है। इसका कर्म यह HI ग्रेटर देन HBr HCl HF। अगर हैलोजन अम्लों की क्रियाशीलता का ईथर के साथ कर्म आ जाए, सबसे अधिक सक्रिय क्या होगा, HI। इसमें एक नाम आ जाता है जिसल विधि। जिसल विधि इसलिए इम्पोर्टेंट है कि HI के द्वारा ईथर में मेथोक्सी समूह का आंकलन करते हैं कि ईथर में मेथोक्सी समूह के मात्रात्मक आंकलन के लिए मेथिल ईथर और HI का उपयोग करते हैं। इसके नाम क्या दिया गया है, जिसल विधि। तो बोर्ड में जिसल विधि के नाम से समीकरण आ जाती है, उसमें लिखोगे इस विधि का उपयोग ईथर में मेथोक्सी समूह के मात्रात्मक आंकलन में उपयोग होता है। जब मेथिल ईथर और HI को गर्म करते हैं तो इसमें क्या प्राप्त होता है, एक अणु एल्कोहल और एक अणु मेथिल आयोडाइड। इसमें मेथोक्सी समूह का आंकलन होता है, नाम दिया गया जिसेल विधि। जल अपघटन, जब ईथर को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया जाता है तो ये एथेनॉल में परिवर्तित हो जाते हैं। दूसरा है जल अपघटन। ईथर
तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 2 अणु एथेनॉल देती है। उसके बाद में ताप अपघटन, ये ईथर को हम गर्म करते हैं तो ये एल्कीन में परिवर्तित हो जाती है। चौथा HI हाइड्रोजन फास्फोरस की प्रेजेंस में HI के साथ क्रिया। ये HI क्रिया आपको एल्कोहल, ईथर, अम्ल सभी में कराई जाती है कि जब एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, अम्ल, ईथर लाल फास्फोरस की प्रेजेंस में HI से क्रिया करते हैं तो एल्केन की प्राप्ति होती है। कॉमन क्रिया ये C2H5O C2 प्लस HI लाल फास्फोरस प्रेजेंस में एल्केन प्राप्त होती है। और लास्ट है इसकी अन्य क्रिया, इसमें महत्वपूर्ण क्रिया है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। जब ईथर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ BF3 की प्रेजेंस में उच्च ताप पर गर्म की जाती है तो एथिल प्रोपियोनेट एस्टर बनता है। इस क्रिया को एस्टरीकरण भी कहते हैं। BF3 उच्च ताप पर एथिल प्रोपियोनेट ये होता है एथिल प्रोपियोनेट। तो ये ईथर के सभी गुण, इसके उपयोग देख लेंगे। खास उपयोग इसका आता है नेटेलाइट के रूप में। नेटेलाइट क्या है? एक ईंधन का है मिश्रण है जिसमें आजकल एल्कोहल और ईथर का मिश्रण होता है, वो पेट्रोल के स्थान पर प्रयुक्त होता है, इसे नेटेलाइट कहते हैं। ये था आपका ईथर। ये पूरी इकाई हो गई है। आज का एपिसोड पूरा। थैंक यू।